हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट जी के जीएस के ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे। दोस्तों 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जी आगरकर द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दोस्तों जी आगरकर के साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी इसमें मौजूद थे, तो चलिए उनके बारे में भी जानते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में प्रमुख भारतीय विद्वानों और समाज सुधारकों के द्वारा की गई थी, जिनमें महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल गणेश आगरकर व बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। दोस्तों आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं क्योंकि ये तीनों नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से किसी का भी नाम देकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों आपको बताना है मोमडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान द्वारा मोमडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना भी सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। उन्होंने 1864 में अलीगढ़ में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। वहीं आगे बात करते हैं, उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की थी। दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, और जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सरोजनी नायडू को 1925 में कानपुर अधिवेशन में इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। दोस्तों ये पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी राज्य की बनने वाली पहली राज्यपाल महिला कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। भारत की कोकिला के रूप में भी सरोजनी नायडू को जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत की जो कोकिला है वो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह किस नृत्य से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी
शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सोनल मानसिंह से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह एक प्रशिक्षित ओडिसी नृत्यांगना है। दोस्तों आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है और सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों ये आपको अनुमानित बतानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 60 से 69% तक भारत की महिला साक्षरता दर थी। ये दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर, पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी, वहीं महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो 65.46% थी। वहीं अगर इन दोनों की एक साथ बात करें तो भारत की जो कुल साक्षरता दर थी वो 74.04 रही थी। वहीं दोस्तों बात करते हैं जनगणना की। भारत की 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। दोस्तों आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है शिल्पग्राम में आयोजित भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय पर्व है। ऑप्शन है ताज महोत्सव, नाट्यांजलि उत्सव, निशांगदी उत्सव या मामल्लापुरम उत्सव। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ताज उत्सव। दोस्तों ताज उत्सव का संबंध आगरा यानी उत्तर प्रदेश से है। चलिए इसके बारे में भी कुछ अलग से जानकारी देखते हैं। ताज उत्सव आगरा सबसे उत्सुकता से प्रतीक्षित उत्सव में से एक ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में प्रत्येक वर्ष 18 से 27 फरवरी तक मनाया जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, जो ताज महोत्सव है वो 18 से 27 फरवरी तक मनाया जाता है। वहीं ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कौन सा त्योहार है, तो राइट आंसर होगा इसका ताज महोत्सव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप का हिस्सा नहीं है। दोस्तों इनमें से 3 बौद्ध स्तूप का हिस्सा है जबकि एक उनमें से नहीं है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी गोपुर। दोस्तों गोपुर बौद्ध स्तूप का हिस्सा नहीं है जबकि हर्मिका, अंड व छत्र ये तीनों बौद्ध स्तूप के हिस्से हैं। दोस्तों बात करते हैं अंड की कि अंड किसे बोला जाता है। बुद्ध के अवशेषों को ढकने के लिए मिट्टी के टीले का प्रतीकात्मक गोलार्ध का टीला कई स्तूपों में वास्तविक अवशेषों का उपयोग किया गया था, इसे ही अंड बोला जाता है। वहीं बात करते हैं हर्मिका। दोस्तों हर्मिका टीले के ऊपर चौकोर वेदिका को बोला जाता था। वहीं बात करते हैं छत्र की, एक त्रिक छत्र रूप का समर्थन करने वाला केंद्रीय स्तंभ था। दोस्तों यही इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों इनमें से श्रीलंका के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ भारत अपनी जलीय सीमा व स्थलीय सीमा दोनों साझा करता है।
चीन के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा, म्यांमार के साथ भी भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। वहीं श्रीलंका के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों बात करते हैं, श्रीलंका और भारत को हिंद महासागर अलग करता है। वहीं दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य एक चैनल है, उसके द्वारा भी ये दोनों अलग होते हैं। इसलिए श्रीलंका के साथ साथ स्थलीय सीमा भारत द्वारा साझा नहीं की जाती है। श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर नौजवानों की भीड़ गुस्सेल सांडों के सामने खड़ी होती है? दोस्तों इनमें से राइट आंसर होगा जल्लीकट्टू। दोस्तों जल्लीकट्टू त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसमें बहादुर नौजवानों की भीड़ गुस्सेल सांडों के सामने खड़ी होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। वे इसमें सांडों से इसमें नौजवानों और सांडों के बीच में इसमें खेल होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक कार्यक्रम है। यह पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में महू पोंगल के दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट यही फैक्ट है, यह महू पोंगल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सीमा सड़क की स्थापना। दोस्तों इसकी स्थापना मार्च 1960 में एक अंतर मंत्रालय निकाय के रूप में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर और पूर्व के सीमावर्ती राज्यों में सड़क संचार के विकास की निगरानी के लिए की गई थी। रक्षा मंत्री के अध्यक्ष के रूप में BRDB को वर्ष 1985 में पुनर्गठित किया गया था। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो यही थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। वह एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपराओं में बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। दोस्तों ये इसका यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म किस राज्य में या किस जगह पर हुआ था। तो राइट आंसर होगा इसका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, IPL की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों IPL की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL भारतीय पेशेवर 2020 T20 क्रिकेट लीग की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। वह IPL संस्करण का जो पहला विजेता था वो राजस्थान रॉयल था। दोस्तों यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि IPL का जो पहला विजेता था वो कौन सी टीम थी, तो वो राजस्थान रॉयल थी। अगला क्वेश्चन है, 2024 तक दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? दोस्तों दुनिया का एकमात्र देश वो भारत है जहां पर बाघ व शेर दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। भारत कई प्रसिद्ध बड़े जानवरों का आवास है जिनमें भारत में भारतीय हाथी, भारतीय गैंडा, बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, भारतीय तेंदुआ, हिम तेंदुआ और धूमिल तेंदुआ शामिल है।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों आपको बताना है राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, व लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 64 में इसका वर्णन दिया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका उपराष्ट्रपति, व लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति व अध्यक्ष द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। दोस्तों इससे जुड़ा कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा या राज्य परिषद, इसको उच्च सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। दोस्तों राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, अर्थात यह विघटन के अधीन नहीं है, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय प्राणी नहीं है। दोस्तों ऐसा प्राणी जो ध्रुवों पर नहीं पाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लेमूर। दोस्तों रिंग्ड सील, कस्तूरी बैल और वालरस ये ध्रुवीय प्राणी हैं, जबकि लेमूर ध्रुवीय प्राणी नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले प्राणी ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, कस्तूरी बैल, बारहसिंगा, लोमड़ी, सील, व्हेल और अन्य पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस स्थान पर हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, पानीपत। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, वो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और दोस्तों इसी को जीतकर बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 1526 में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज क्रिश्चियन रेनेडी ड्यू ने की थी। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज क्रिश्चियन रेनेडी ड्यू के द्वारा की गई थी। एक एकल झिल्ली से बंधी और एक थैली जैसी संरचना होती है और इसमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्र के दौरान संसद किससे शुरू होती है। ऑप्शन है शून्यकाल, अवकाश, प्रश्नकाल या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। दोस्तों जब संसद का सत्र शुरू होता है तो वो प्रश्नकाल से शुरू होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। सत्र के दौरान संसद प्रश्नकाल से शुरू होती है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से संसद द्वारा सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिसके माध्यम से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद जरूर रखना है। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव से हुई थी। कुचिपुड़ी का केंद्र भगवत पुराण है। कुचिपुड़ी के नर्तक भगवातुल के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।